हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सारांश। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के प्रश्नों के उत्तर। आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाठ का नाम क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? आप देख रहे हैं यहाँ पर, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस क्यों नहीं दे सकता? तो आपका उत्तर होगा, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पहले का उत्तर, पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार हैं। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फ़ोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं है। पत्रों का आकार बड़ा और उनका अस्तित्व अस्थायी होता है, जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। तो आपने जाना यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर कि आप पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो आप ठीक इसी प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कई प्रकार के जो है शब्द यहाँ लिखे गए हैं, जो कि पत्रों को अलग अलग भाषाओं में कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर, खत, खत किस भाषा में कहा जाता है? उर्दू में। और कागज़ कहा जाता है कन्नड़ में, उत्तरम तेलुगु में, जाबू तेलुगु में, लेख भी तेलुगु में। कड़ित तमिल भाषा का शब्द है, पाती जो है हिंदी का है, चिट्ठी हिंदी का है और पत्र संस्कृत भाषा का। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर कि अलग अलग भाषाओं में पत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बाद आपके लिए तीसरा प्रश्न होगा, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें उत्तर, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से सन 1972 से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया। तो ये होगा आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न और उसका उत्तर, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपके लिए, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या अथवा मोबाइल भी ले सकते हैं? आप देख रहे हैं ना यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा, पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं।
फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रों से जो आत्मीयता, प्रेम और लगाव मिलता है वह संचार के इन साधनों से नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे यहाँ पर 5वें प्रश्न का। इसके बाद आपके लिए छठा प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी के लिए बिना टिकट लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो आपका उत्तर होगा, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ सकती है। कई बार में पत्र सही पते पर नहीं पहुंचता या फिर पत्र वापस भी आ सकता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला और 7वां प्रश्न आपके लिए, आप ध्यानपूर्वक देखें। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? तो आपका उत्तर होगा, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य का, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र के, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न आपके लिए, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? आप देख रहे हैं ना यहाँ पर 8वां प्रश्न, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर महात्मा गांधी इंडिया, यह पता लिखकर आते थे। तो ऐसा क्यों होता था? आपका उत्तर होगा, गांधी जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने वाले व्यक्ति थे। यानी कि जाने वाले व्यक्ति हैं, जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि गांधी जी को पूरा विश्व ही जानता था। उन्हें दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उन्हें पत्र अवश्य मिल जाता था। वे किसी एक परिवार या स्थान के न होकर पूरे भारत के प्रतिनिधि थे, इसलिए कई लोग महात्मा गांधी इंडिया लिखकर उन्हें पत्र भेज दिया करते थे। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें कि महात्मा गांधी इंडिया लिखकर जो पत्र भेजते थे, क्यों भेजते थे? क्योंकि वो लोकप्रिय थे और सभी उनको जानते थे। आप ध्यान दें, यदि आप जो है अपने गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं तो लोग आपको पहचानते नहीं हैं, लेकिन महात्मा गांधी को सारा देश पहचानता था और विश्व के सभी देश पहचानते थे। इसलिए जहां भी वे रहते थे लोग उनके बारे में पता कर लेते थे और महात्मा गांधी को उनका पत्र दे देते थे। इसके बाद भाषा की बात अगर की जाए यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर भाषा की बात वाले जो प्रश्न हैं, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पत्र के योग से बनने वाले शब्द, जैसे प्रार्थना पत्र आपने देखा था, समाचार पत्र, प्रशस्ति पत्र। तो इसी प्रकार से मासिक पत्र, बधाई पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक क्या होता है 15-15 दिन में जो निकलते हैं पत्रिकाएं, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र और निमंत्रण पत्र। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पत्र से शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से जो नए शब्द बनते हैं वे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न आपके लिए, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। तो आपने देखा व्यापारिक एक प्रत्यय लगाया ना इसमें, व्यापार प्लस एक। तो इसी प्रकार से इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? एक प्रत्यय वाले अन्य शब्द आप क्या लिखेंगे? स्वाभाविक, स्वभाव प्लस एक, साहित्यिक, साहित्य प्लस एक क्या होगा? साहित्यिक, व्यवसाय प्लस एक, व्यावसायिक। तो जो शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शब्दांश जो लगते हैं शब्दों के पीछे उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो किसी शब्द के पीछे जो लगने वाले शब्द होते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यावसायिक जैसे तो व्यवसाय एक शब्द है और उसके पीछे एक प्रत्यय लगाने से व्यावसायिक। इस प्रकार से शब्द आप देख सकते हैं।
तो बच्चों इसी प्रकार आगे अन्य शब्द भी आप यहाँ पर देखें, जैसे प्राकृतिक प्रकृति प्लस एक, जैविक जैव प्लस एक, प्रारंभिक प्रारंभ प्लस एक, पौराणिक पुराण प्लस एक, ऐतिहासिक इतिहास प्लस एक, और सांस्कृतिक संस्कृति प्लस एक। तो इस प्रकार से आप सारे शब्दों को यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न आपके लिए यहाँ पर, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, इस संधि में ई प्लस ई से बड़ी ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आप जानते हैं ना संधि के बारे में। इसके बारे में आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पर कि संधि के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की मानी गई हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि। और ध्यान दें बच्चों, ये क्या है, स्वर संधि के भेद हैं। आप स्वर संधि के भेद हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वर या दीर्घ। अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, आ आए, तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय, महा प्लस आत्मा, महात्मा। इस प्रकार के क्रम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपनी शिक्षक को दिखाइए। तो आपका उत्तर क्या होगा, गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। यहाँ पर आप देखें गुरु प्लस उपदेश। इसी प्रकार संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय, और हिमालय, हिम प्लस आलय, और भोजनालय, भोजन प्लस आलय। आप देख रहे हैं ना पीछे ए प्लस आ, उ प्लस उ दिख रहे हैं ना आपको। इसी प्रकार से आप इन्हें लिखेंगे। स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, अनुमति, अनु प्लस मति। और इसके बाद रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, और विद्यालय, विद्या प्लस आलय, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, और सदा प्लस एव, सदैव। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को लिखें और संधि से संबंधित वीडियो देखने के लिए और अधिक जानकारी के लिए संधि पाठ का वीडियो जरूर देखें। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर जो है आपका ये पाठ जो है समाप्त होता है। काफ़ी कम प्रश्न थे इस पाठ में, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप जो इन्हें याद करें और अपनी नोटबुक में नोट भी करें अच्छी सी हैंडराइटिंग में। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।